हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 19 नवंबर 2020 और 19 नवंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो करंट अफेयर है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रेलवे हो और चाहे एसएससी हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, और जितने भी आपके जहाँ जहाँ करंट अफेयर आता उन सभी के लिए बहुत ही आपका सेशन ये अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। और जो साथी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्री ने लीलावती पुरस्कार 2020 की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AICTE के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम लीलावती पुरस्कार 2020 की वर्चुअल शुरुआत की। उद्देश्य महिलाओं के बीच स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता और रोजगार जैसे मुद्दों को जागरूक फैलाना है। इसके अगर संस्थापक की बात करें तो कौन है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। यह कार्यक्रम महिलाओं को शिक्षा संस्थानों को उच्च पद धारण करने में समर्थ बनाकर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। अब देखो यहाँ पे बात समझ लेते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री की, तो वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पे कौन है? ये आपके क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री यहाँ पे आपके हो जाएंगे। इसके साथ साथ अभी इन्होंने हाल ही में क्या किया है? लीलावती पुरस्कार 2020 की यहाँ पे शुरुआत की हुई है। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य क्या है कि शिक्षा मंत्री जो हैं आपके कौन? रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने अभी हाल ही में लीलावती पुरस्कार 2020 की शुरुआत यहाँ पे की हुई है। बात समझ में? इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कौन से कार्यक्रम के तहत ये पुरस्कार दिया जाएगा? तो AICTE के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम के तहत यहाँ पे क्या है? इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है। जो अगर इसकी पूछे कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना है कि महिलाओं के बीच ये स्वच्छता, यानी कि वहां पे किसकी बात हो रही? साफ सफाई की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, मतलब हेल्थ की बात हो रही है, पोषण यानी न्यूट्रिशन की बात हो रही है, और साक्षरता और रोजगार जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसकी संस्थापक की बात करें, किसकी? लीलावती पुरस्कार की, तो इसके कौन हो जाएंगे? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यहाँ पे इसका क्या हो जाएंगे? इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें, यह कार्यक्रम महिलाओं को शिक्षा संस्थानों में उच्च पद, यानी कि हाई आपका जो पद हैं उनको धारण करने में बहुत ही भागीदारी की सुनिश्चित करेगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब क्या है? लीलावती जो पुरस्कार अभी हाल ही में किसने इसकी शुरुआत की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी इसकी शुरुआत की हुई है। ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता? तो ये महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल महाराष्ट्र में शुरू होगी। एशिया में पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में शुरू होगी। जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा मिल और ऊर्जा पर काम करने वाली एशिया में पहली मिल होगी। यह 30 एकड़ भूमि में फैली हुई और परभणी जिले में महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हुए कपास से कपड़े का उत्पादन करेगी। सौर कपड़ा मिल के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? शमप्रिया राहुल पाटिल हो जाएंगे। यहीं पे परभणी महाराष्ट्र अगली कपास का उत्पादक एक जिला है। अब देखो यहाँ पे ऐसे मुख्य फैक्ट कौन कौन से बनने वाले हैं। आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले नंबर क्या याद रखोगे? सौर ऊर्जा कपड़ा मिल, यानी यहाँ पे क्या याद रखना? सौर ऊर्जा कपड़ा जो मिल है ये अभी हाल ही में कहाँ पे शुरुआत इसकी की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया। और ये सौर ऊर्जा जो कपड़ा मिल है, ये आपकी एशिया की सबसे पहली सौर ऊर्जा मिल कपड़ा मिल है। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा कि ये आपकी केवल इकलौती
या पहली इसको हम बोल सकते हैं क्या है, सौर ऊर्जा कपड़ा मिल जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में शुरू की गई है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के ये परभड़ी जिले में क्या इसकी शुरुआत की गई। देखो अब अगर डीपली आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता ऑप्शन महाराष्ट्र ना देके वो परभड़ी आपको आंसर दे दे। ठीक है, तो आपको ऐसे भी इसको कर लेना है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा मिल और सौर ऊर्जा पर काम करने वाली एशिया में पहली मिल ये होगी किसकी, यानी जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा जो मिल है ये सौर ऊर्जा पर काम करने वाली एशिया की पहली मिल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। इसके साथ साथ हम अगर बात करें इसकी, यह कितना 30 एकड़ भूमि में फैली हुई, कितनी 30 एकड़ भूमि में ये फैली हुई है। परभड़ी जिले में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु कपास के कपड़े का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसकी बात अगर हम करें सौर कपड़ा जो मिल की अध्यक्ष की बात करें तो कौन हो जाएंगी, शमप्रिया राहुल पाटिल यहाँ पे क्या है इसके अध्यक्ष हो जाएंगी। यहीं पे अगर हम बात करें परबचड़ी महाराष्ट्र का अग्रणी कपास उत्पादक जिला है। अब अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि भाई आप ये बताइए कपास का अग्रणी उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है और कौन से स्टेट में, तो क्या बताओगे, परभड़ी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। सौर ऊर्जा जो कपड़ा मिल है ये अभी हाल ही में कहाँ शुरुआत की गई इसकी, तो महाराष्ट्र में, और एशिया की ये पहली मिल होगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता। जापान और ऑस्ट्रेलिया के एक रक्षा समझौते पर हुए सहमत सिज में प्रशिक्षण संचालन के लिए पारस्परिक यात्राओं की सुविधा शामिल है। 1960 में बलों को समझौते के बाद से यह जापान की धरती पर विदेशी सैन्य उपस्थिति को कवर करने वाला समझौता है। इस समझौते ने अमेरिका को जापान में क्षेत्रीय युद्धपोत के रूप में बढ़ित एक गठबंधन है जिसके हिस्से के रूप में उत्पादन में युद्धपोत जेट सैनिकों को आधार के बनाने की अनुमति देती है। अब देखो जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं कि लैंडमार्क जो समझौता है, कौन सा लैंडमार्क समझौता है, ये अभी हाल ही में किन किन देश के बीच में ये हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि लैंडमार्क सुरक्षा जो समझौता है ये दो लोगों के बीच में हुआ है, कौन कौन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इसका दो देश हैं जिनके बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि ये क्या करेगा, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग संचालन के लिए पारस्परिक यात्राओं की सुविधा भी यहाँ पे शामिल की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम और बात करें इसमें, ये करीब करीब कितना 1960 में बलों के समझौते के बाद में यह जापान की धरती पर विदेशी सैन्य उपस्थिति कवर करने वाला पहला समझौता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि विदेशी सैन्य उपस्थिति को कवर करने वाला पहला समझौता कौन सा है, तो क्या बताओगे, लैंडमार्क इसका पहला समझौता हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम और इसमें बात करें तो आपको पता ही होगा कि गठबंधन के हिस्से के रूप में जापान में युद्धपोत जेट सैनिकों के आधार पर बनने की अनुमति यहाँ पे दे दी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जापान में युद्धपोत जेट और सैनिकों को आधार में बनाने की अनुमति दे दी गई, किसके, गठबंधन के आधार पे यहाँ पे ये चीजें हुई हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लैंडमार्क सुरक्षा समझौता अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी स्थापित की जाएगी सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा। कर्नाटक के पंपापुर किष्किंधा में भगवान हनुमान की 215 मीटर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किष्किंधा उत्तरी जिले के बल्लारी के हम्पी के बाहरी इलाके में स्थित है जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। इस 2 वर्षों में 2 करोड़ रुपए के निवेश से ये बनाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, मैंने आपको इससे पहले और चीज़ें 2 बताई हुई हैं। इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें ये चीज़ बताई थी आपको कि अगर आपसे पूछ ले स्टेचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये 182 आपकी यहाँ पे लंबाई है, ये भी याद रखना है। इसी के साथ आप लोगों को याद रखना है कि सबसे ऊंची हनुमान की जो प्रतिमा है ये अभी हाल ही में कहाँ पे स्थापित की जा रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हम्पी। और हम्पी कहाँ पड़ता है, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक में
पड़ता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, ये कितनी 215 मीटर की इसकी क्या है, लंबाई है। इसके साथ साथ में अगर हम किष्किंधा उत्तरी जिले के बल्लारी के हम्पी वाले इलाकों में स्थित है, जो एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछ ले कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो आंसर क्या आपका आना चाहिए, किष्किंधा इसका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, इसमें कितना 2 वर्षों में 2 करोड़ रुपए के निवेश से ये बनाया जाएगा। कितना, 2 करोड़ रुपए के निवेश से ये बनाया जाने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे ऊंची हनुमान की प्रतिमा अभी हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है, हम्पी। और हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम बेंगलुरु में टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु के टेक समिट 2020 का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय क्या होगा, नेक्स्ट इज नाउ है। शिखर सम्मेलन सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को प्रभाव पर ध्यान देने के लिए महामारी के बाद दुनिया में उभरने वाली प्रमुख चुनौतियों पर विचार करेगा। यानी कि विचार और विमर्श करेगा। अब देख लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या बन जाएंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या रखना है कि जो टेक समिट हुआ है, कौन सा टेक समिट ये हुआ है, ये आपका कहाँ हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में टेक समिट हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है ये किसने किया हुआ, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये कब करेंगे, ये भी जरा समझ लें, 19 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या करेंगे, इसका उद्घाटन ये करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ अगर हम और बात करते हैं शिखर सम्मेलन का विषय की अगर बात करें, नेक्स्ट इज नाउ, ये भी आप लोगों को याद रखना, क्या, नेक्स्ट इज नाउ, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इस साल की इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, आगे समझते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के माध्यम से नवाचारों के प्रभाव पर ध्यान देने के साथ साथ महामारी के बाद दुनिया में उभरने वाली प्रमुख चुनौतियों पर यह विचार विमर्श करेगा। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए टेक जो समिट है ये किससे रिलेटेड है, तो आई थिंक आप लोगों को टेक से मतलब समझ में आ रहा होगा। टेक से मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, तो नई नई जो नवाचार हो रही, नई नई जो खोजें हो रही हैं, या जो इंफॉर्मेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनमें किस तरीके से आगे चीज़ों को बढ़ाया जा सके, इसी के बारे में क्या हुआ है कि 19 नवंबर को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेक समिट का उद्घाटन करेंगे। कौन, नरेंद्र मोदी यहाँ पे इसका वो उसका उद्घाटन करेंगे। तो टेक समिट 2020 का इसमें आपका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो बेंगलुरु में हो रहा है। और अगर हम बात करें तो ये 19 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी बात की जाएगी, इसकी थीम की बात हो जाएगी। थीम का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इज नाउ इसकी थीम हो जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के महाराज बाड़ा में डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश के महाराजा बाड़ा में जनता के लिए डिजिटल संग्रहालय खोला गया है। यह डिजिटल संग्रहालय ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित किया गया है और जनता को प्रवेश कुछ दिनों के लिए निःशुल्क है। डिजिटल संग्रहालय में स्थापत्य कला शैली, वस्तुओं की वेशभूषा, जीवन शैली, संगीत वाद्ययंत्र, गहने, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक परंपरा, चित्रकला और कई चित्रकला शैलियों के आधुनिक तरीके से प्रदर्शित करने के लिए 16 गैलरी यहाँ पे होंगी। अगर इसकी बात करें, ये 3500 वर्ग फीट क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, तो अब जरा इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि आपका डिजिटल संग्रहालय, कौन सी, यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल संग्रहालय। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डिजिटल लाइब्रेरी की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। तो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में ये आज बताना है कि अभी हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पे ओपन की गई है। बात समझ में आ गई। ये मैंने परसों से आई थिंक आप लोगों को पढ़ाया था, तो जिन साथियों में नहीं देखा है वो जाके देख लें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डिजिटल संग्रहालय का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है।
तो वो कहाँ पे किया गया? तो आंसर क्या आना चाहिए? ग्वालियर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ग्वालियर, यानी कि ये एमपी की बात कर रहा है, यानी मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। वहां के जो राजा हैं, कहाँ? महाराजवाड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई। वहीं पे क्या किया गया है? डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। ठीक है, कब किया गया है? तो ये ग्वालियर में किया गया। कहाँ? एमपी में, जो आपका पड़ता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, ये डिजिटल संग्रहालय का ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि डिजिटल संग्रहालय है किसके द्वारा विकसित, इसका डेवलपमेंट किया गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्वालियर स्मार्ट सिटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, तो ये स्थापत्य शैली हो गया, वस्तुओं की वेशभूषा हो गया, और कई सारी चीज़ें, जो हस्तशिल्प हो गया, सांस्कृतिक परंपरा हो गया, चित्रकला, और कई चित्रकला शैलियों को आधुनिक तरीके से प्रदर्शित करने के लिए 16 गैलरी कुल यहाँ पे आपको बनाई गई हैं। बात समझ में आ गई? 16 गैलरी कैसी होंगी? अलग अलग यहाँ पे होंगी। तो आई थिंक आप लोगों को देखो इस फोटो के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहीं की बात करें, ये 3500 वर्ग फीट करीब कितने क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है, ये भी आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत स्लो एकदम से बिल्कुल चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आए। ठीक है, हाँ, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो फीफा ने महिलाओं को अंडर 17 विश्व कप को रद्द कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फीफा ने महिलाओं को अंडर 17 कप को रद्द किया है। भारत में महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, जिसे शुरू 2021 तक कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, फीफा द्वारा 17 नवंबर 2020 को रद्द कर दिया गया है। भारत को 2022 के संस्करण की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। फीफा ने महिलाओं को 17 विश्व कप और अंडर 20 विश्व कप दोनों को रद्द कर दिया है, जो क्रमशः भारत और कोस्टा रिका में होने वाले थे। अब देखो, यहाँ पे हमने आपको पहले ही कई बार बता रखा है कि जितने भी क्वेश्चन इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनते हैं, कहाँ पे नियुक्ति हो रही है, कौन सा अभी मैच कोविड का कैंसिल हो रहा है, या इसके साथ साथ में आप लोग क्या नाम, इस स्पोर्ट के जैसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस रहते हैं। ठीक है, जरा इसको समझ लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे जो अंडर 17 होना था, ये अभी विश्व कप था, तो विश्व कप को यहाँ का कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। और जो अंडर 17 था, ये किसके लिए था? महिलाओं के लिए था। और महिलाओं में किसकी बात हो रही है? ये फीफा की बात हो रही है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम यहीं पे अगर बात करें, तो इसके साथ साथ आप लोगों को क्या पता होगा कि भारत में महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, जिसे शुरू में 2021 तक कोविड-19 महामारी का स्थगित कर दिया है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये 2021 तक कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। और ये कब रद्द किया गया है? तो 17 नवंबर 2020 को इसको रद्द किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, 2022 की जो मेजबानी का अधिकार है, वो किसको दिया गया है? भारत को यहाँ पे दिया गया। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें कि फीफा ने महिलाओं 17 विश्व कप, अंडर 20 विश्व कप दोनों को रद्द किया है। आप लोगों को याद रखना है, फीफा ने अंडर 17 था और अंडर 20 था, इन दोनों को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया। ठीक है, जो क्रमशः भारत और कोस्टा रिका में होने वाले थे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का द्वितीय चरण यहाँ पे शुरू किया गया है। आम आदमी पार्टी आप ने राष्ट्रीय राजधानी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दूसरे चरण का शुभारंभ किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 अक्टूबर को इसकी शुरुआत किया था। अभियान को 15 नवंबर तक जारी रखना था। हालांकि दिल्ली सरकार ने स्थिति को देखते हुए इसे 30 नवंबर तक यहाँ पे बढ़ा दिया। अब देखो, यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको याद का रखना, देखो एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है करंट अफेयर को पढ़ना, और पढ़ने के बाद में उन चीज़ों को
ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में चीज़ें बनी रहें, उसके लिए एक ही रूल, एक ही फंडा है कि आप बार बार उन चीज़ों को रिवीजन करते रहें। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या याद रखना है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि जैसे ही रेड लाइट आप होती है, आप रोड पे चल रहे हैं, तो अपनी गाड़ी को आपको क्या करना है, ऑफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इससे क्या होगा कि जो प्रदूषण है उसको स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये कड़े कदम उठाए गए हैं। तो यहीं पे बात हो रही कि इस अभियान का द्वितीय चरण क्या कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। बात समझ में आ गई? इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको क्या याद रखना है कि ये कहाँ पे शुरुआत की गई है, तो ये राजधानी दिल्ली में किया गया है। और ये किस पार्टी के द्वारा किया गया है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का अभियान अभी हाल ही में कौन से पार्टी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो क्या बताओगे आप, आम आदमी पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका दूसरा चरण ही चला है, तो अगर हम पहले चरण की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 21 अक्टूबर यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभियान को 15 नवंबर तक जारी रखना था। यहाँ पे कितना, 15 नवंबर तक। ये 15 नवंबर तक क्या होना था, इसमें आंदोलन अभियान को जारी रखना था। लेकिन इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए इसे 30 नवंबर का बढ़ाने का फैसला लिया है। कितना, 30 नवंबर तक बढ़ाने का यहाँ पे फैसला लिया गया। यानी कि जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान है, इसको 30 नवंबर तक बढ़ा के आगे कर दिया गया है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत सरकार रोजगार योजना को शुरू किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोविड-19 बहाली के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु नई योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की है। अगर इसकी लाभार्थी की बात करें कि भाई इसमें लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो इसमें ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान में 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर शामिल होने वाला कोई भी नया कर्मचारी हो सकता है। केंद्र 2020 या उसके बाद शामिल नए पात्र कर्मचारियों को 2 वर्ष के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी, जो 30 जून 2021 तक जारी रहेगी। अब देखो यहाँ पे मुख्य फैक्ट जो बन जाते हैं उनको समझ लेते हैं। यानी कि आप लोगों को क्या याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत सरकार योजना जो है ये अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत किसने करी है, तो वो की है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण ने इसकी शुरुआत की हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके साथ साथ हम क्या बात करते हैं, ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। कौन सी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। इसके साथ साथ हम सिर्फ समझ लेते हैं इसका लाभ किससे मिलने वाला है, तो ये भी जरा समझ लेते हैं। तो ईएफओ एक विभाग है, ठीक है, उसी के ही क्या, जिनकी 15,000 से कम मासिक वेतन होगा, तो उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। बात समझ में आ गई? इसके साथ साथ इन्होंने एक कंडीशन और लगा रखी है, 10/2020 या उसके बाद शामिल होने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष की सब्सिडी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या कि 2 वर्ष आपकी सब्सिडी के रूप में यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, यह योजना 1 अक्टूबर 2020 कब से, 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2020 तक क्या है, लागू रहने वाली है। बात समझ में आ गई? तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको याद क्या रखना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री कौन अभी हाल ही में तो आंसर क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किन लोगों को लाभ इसका मिलेगा, तो जो ईपीएफओ के जो वहाँ पे सदस्य हैं जिनको 15,000 से कम मासिक वेतन मिल रहा है, उन लोगों को क्या किया जाएगा, इसका लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई थिंक आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसके साथ साथ में आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, उसको समझ लीजिएगा। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं,
ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो जो साथी इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाने के साथ साथ, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, वो उसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चैनल पे क्या हो रहा है कि आपकी रेलवे की जो तैयारी है, किसकी, रेलवे की जो तैयारी है, ये आपकी रेगुलर बेस पे क्या कर दी गई है, स्टार्ट कर दी है। जिसके रीजनिंग के 2 चैप्टर आप लोगों के फुल कॉन्सेप्ट के साथ में विद ट्रिकी और विद पीडीएफ के साथ में अपलोड कर दिया गया। बात समझ में आ गई। तो एक तो आपको एनालॉजी, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, ये अपलोड कर दिया गया है। तो जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सभी वीडियो को देख लीजिए। और आपके नवंबर का और अक्टूबर का भी करंट अफेयर पड़ा है। तो जो साथी सच में चाहते हैं, सच में चाह रहे हैं किसकी, कि हमें एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, वो उन साथियों को जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई थिंक आप लोगों को पूरी समझ में बात आ गई होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।